स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बी, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। सी, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रकार। डी, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूप को परिभाषित करती है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 4, 99, 124 की धारा 6, 148 की धारा 2, 164 की धारा 3, 118 और 219 शामिल है। शपथ के दो प्रकार हैं, सच्ची आस्था और निष्ठा की शपथ और गोपनीयता की शपथ, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को 4 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती करना था। 2, 4 वर्षों के अंत में इन भर्तियों में से 50% तक अग्निवीर स्थायी रूप से सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। 3, 4 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का उद्देश्य अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों अर्थात सैनिकों, वायु सैनिकों तथा नाविकों को 4 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती करना है, जो कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं है, अतः कथन 1 सही है। 4 वर्षों के अंत में इन भर्तियों में से 25% तक अग्निवीर योग्यता एवं संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन स्थायी कमीशन पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अग्निवीर 4 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें पेंशन भी प्राप्त नहीं होती है। केवल 25% अग्निवीरों को जो 4 वर्ष की सेवा के बाद सेना में शामिल हो जाएंगे, उनको पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि सेवा के प्रारंभिक 4 वर्षों को इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना वर्ष 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी। कथन 2, एनएएम का उद्देश्य शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाना था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम बांडुंग सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों के आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से वर्ष 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में स्थापित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी, अतः कथन 2 सही है। यह एक ऐसे राजनीतिक समूह में स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है जो वैश्विक मंच पर पश्चिम के एक तरफा दृष्टिकोण और कार्यों का विरोध करना चाहता है, अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देना चाहता है। 2, यह परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के प्रसार को रोकने के लिए परमाणु व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी यह परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के 2 समूहों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देना चाहता है, अतः कथन 1 सही है। यह सुनिश्चित करता है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु व्यापार परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के प्रसार में योगदान नहीं देता है। यह परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण रूप से बाधा नहीं बनती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या थी। 2, उन्होंने अपने पूर्व नाम सच्चिदानंद को बदलकर विवेकानंद रख लिया। 3, शिकागो में रहते हुए उन्होंने वर्ष 1893 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
स्वामी विवेकानंद ने नव वेदांत का प्रचार किया, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या थी। वह आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने में विश्वास करते थे, अतः कथन एक सही है। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजित सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपने पूर्व नाम सच्चिदानंद को बदलकर विवेकानंद रख लिया था, अतः कथन 2 सही है। न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्गम नेपाल के अम्बु लापचा ग्लेशियर से होता है। 2. लोहित और दिहांग नामक दो धाराओं में मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। 3. असम घाटी में नदी के ढलान का अचानक समतल हो जाने के कारण नदी की प्रकृति लटदार हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसका स्रोत सिंधु और सतलज के स्रोतों के समीप है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सादिया शहर के ठीक पश्चिम में दिहांग नदी दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और दो पहाड़ी धाराओं लोहित तथा दिमांग के साथ विलीन हो जाती है। इस संगम के आगे के भाग को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तिब्बत में यह औसत ढलान 2.82 मीटर प्रति किलोमीटर से घटकर असम घाटी में लगभग 0.1 मीटर प्रति किलोमीटर रह जाता है। असम घाटी में नदी के ढलान का अचानक समतल हो जाने के कारण नदी की प्रकृति लटदार हो जाती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं? 1. राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। 2. कानून का शासन। 3. द्विसदनीयता। 4. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 5. केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 5, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रिटिश संविधान के प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से अपनाए गए प्रावधान इस प्रकार हैं: संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। अन्य स्रोत: आयरिश संविधान, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जापानी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडाई संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सर्वोच्च न्यायालय 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। 2. इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सही है। NHRC के पास आरोपी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार हनन के अपराधियों की पहचान करने के बावजूद NHRC पीड़ितों पर सीधे जुर्माना आरोपित या राहत प्रदान नहीं कर सकता। यह सीमा आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी इकाई को सरकार या RBI की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 2. सरकारी मार्ग के तहत विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। 3. यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जहां विदेशी इकाई केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी इकाई को सरकार या RBI की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जहां विदेशी इकाई केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नेट जीरो टारगेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका तात्पर्य उत्पादित कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडल से निष्कासित कार्बन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है। 2. पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न रखने के लिए 2030 तक
उत्सर्जन में 45% की कमी लानी होगी और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेट जीरो टारगेट। शुद्ध शून्य से तात्पर्य उत्पादित कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडल से निष्कासित कार्बन के बीच एक समग्र संतुलन हासिल करना है, अतः कथन 1 सही है। इसे कार्बन तटस्थता कहा जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा। इसके अतिरिक्त वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक का निर्माण कर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। वायुमंडल से गैसों को निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता है। 70 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लानी होगी और वर्ष 2050 तक इसे शून्य यानी नेट जीरो टारगेट करना होगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में ज्वेलर्स द्वारा सोने के आयात को सुगम बनाने के लिए इसकी सर्वप्रथम घोषणा केंद्रीय बजट 2020 से 21 में की गई थी। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भारत में पात्र योग्य ज्वेलर्स को IIBX के माध्यम से सोने का प्रत्यक्ष आयात करने के लिए अधिसूचित करने हेतु जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ज्वेलर्स द्वारा भारत में सोने के आयात को सुगम बनाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX की सर्वप्रथम घोषणा केंद्रीय बजट 2020 से 21 में की गई थी, अतः कथन 1 सही है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल ज्वेलर्स को एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए न केवल उनका नामांकन करता है, अपितु सोने और चांदी को स्टोर करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित करता है। IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को गति प्रदान करने के साथ साथ जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य विकल्प की सुविधा भी प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को IIBX के माध्यम से सोने का प्रत्यक्ष आयात करने के लिए भारत में पात्र योग्य ज्वेलर्स को अधिसूचित करने का कार्य सौंपा गया है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंग प्रदक्षिणम नामक हिंदू अनुष्ठान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? A. मंत्रों का जाप करते हुए मंदिर के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करना। B. भक्ति स्वरूप में मंदिर परिसर में साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में परिक्रमा करना। C. मंदिर के देवता को भोग और अन्य प्रसाद चढ़ाना। या D. मंदिर के देवता के सामने लंबे समय तक ध्यान लगाना। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।